गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करता हूं कि नए वर्ष में आप लोगों ने जो भी टारगेट डिसाइड किया है, जो भी अपना लक्ष्य रखा है, वो जरूर पूरा हो। आइए, आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है बल। ठीक है, बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं। जिस प्रकार से घर को बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है, बिना नींव के घर की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार भौतिक विज्ञान में बल के बिना भौतिक विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान बल पे टिका है। ठीक है, इसलिए बल को जानना और पढ़ना अच्छे तरीके से बहुत आवश्यक है। ठीक है, आइए जानते हैं बल क्या चीज होता है। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि ग्लास का पानी है, उसको उठा करके पीते हैं। ठीक है, टेबल को उठाकर इधर रखना, चेयर को उठा करके दूसरे जगह पे रखना, ऐसे इस टाइप के छोटे मोटे कार्य हम लोग बहुत करते हैं। ठीक है, अब उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, और जो भी वस्तु जिस पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं उसका जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें बदलाव करते हैं। ठीक है, तीसरा तो उसमें कोई चीज होता नहीं है, हम लोगों ने अपना एफर्ट लगाया और उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें बदलाव किया। ठीक है, तो उससे ये चीज निकल के आ रहा है कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में वो बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बल की वैल्यू क्या होती है। बल का मान होता है F = m × a। m है द्रव्यमान और a है त्वरण। त्वरण किसका? जिस वस्तु पे बल कार्य करता है उसका त्वरण है। ठीक है, m द्रव्यमान, a त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण को गुणनफल करने पे जो वैल्यू प्राप्त होती है वो उसको हम फोर्स मतलब बल कहते हैं। ठीक है, बल का मात्रक SI में न्यूटन होता है। SI मतलब इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम SI यूनिट में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, सीजीएस हमने आपको पहले बताया है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, डाइन जो होता है वो न्यूटन से छोटा यूनिट होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये हमने संबंध इसलिए लिखा है कि बहुत सारे एग्जाम में इसका वैल्यू पूछ दिया है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम जानते हैं कि बल कितने तरह के होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से बल 4 तरह के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बल हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन वो सारे बल का जो मूल है वो यही बल कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए मुख्य रूप से हम भौतिक विज्ञान में 4 बल पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है गुरुत्व बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है क्षीण बल, वीक फोर्स। चौथा है प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ये 4 मुख्य बल होते हैं जो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल कार्य करती हैं। ठीक है, 2 वस्तुएं जिसमें मान लीजिए कि कुछ द्रव्यमान है, तो वो 2 वस्तुएं आपस में एक दूसरे पे एक बल कार्य करती हैं। ठीक है, उसी बल को हम गुरुत्व बल बोलेंगे, उसी बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी कमरे में बैठे होंगे
तो उसमें टेबल है, चेयर है। अब टेबल और चेयर में द्रव्यमान है, ठीक है, तो टेबल और चेयर एक दूसरे पे बल लगा रही है। ये अलग बात है कि हम उसको महसूस देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बल लगा रही है, ठीक है। महसूस नहीं हम देख नहीं पा रहे हैं, उसका कारण है, ठीक है, वो कारण आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो वो जो है ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वो आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं, उस बल को हम गुरुत्व बल को कहते हैं, ठीक है। अब गुरुत्व बल का मान कितना होता है, तो गुरुत्व बल को हम Fg से दर्शाते हैं, ठीक है। Fg इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G जो है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है M1 M2। M1 M2 क्या है, वो जो दो पिंड है जिसके बीच बल हम निकाल रहे हैं उनका द्रव्यमान है, और R उन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। दूसरा चीज आपको बता दूं कि कभी कभी एग्जाम में एक तो ये फार्मूला तो पूछ ही देता है, ठीक है। दो पिंडों के बीच जिसका द्रव्यमान ये है M1 M2 है, उनके और बीच की दूरी R है, तो उनके बीच गुरुत्व बल क्या होगा उसका फार्मूला बताइए, ठीक है। ये तो पूछ ही देगा। उसके अलावा कभी कभी इसका मान ही पूछ देता है, ठीक है। ये न पूछ के डायरेक्ट जी का मान पूछ देता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और है जो इसमें पूछता है, इसका जो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट भी पूछ देता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट भी पूछ देता है। तो अब यहां से अगर हम यूनिट निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इक्वल टू ये इधर चला जाएगा एफ जी इंटू आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2, ठीक है। अब इससे क्या निकल के आ रहा है इसका यूनिट, एफ का मान न्यूटन हो जाएगा, आर मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और M1 M2 का किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो जी का यूनिट क्या निकल के आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर जी का यूनिट, ठीक है। जी का यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया गुरुत्व बल। गुरुत्व बल आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल जो है वो उसका दो पार्ट है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल दो तरह के होते हैं, पहला स्थिर विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अब आवेश क्या है, इसमें नया एक शब्द आया आवेश। आप पूछेंगे आवेश क्या है, तो आवेश देखिए किसी भी पार्टिकल का एक प्रकार का क्वालिटी है, गुण है आवेश, ठीक है। आवेश के कारण ही हमारे घर के जो बिजली है, जो बिजली के तार है, उसमें आवेश के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ठीक है ना। तो स्थिर विद्युत बल आप समझ में आ गया किसे कहते हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। उसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R का होल स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन 0 के पाई को तो आप जानते ही होंगे, पाई का मान कितना होता है। एप्सिलॉन 0 इसमें विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 कहलाती है, ठीक है। एप्सिलॉन 0 को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा है Q1 Q2, ये आवेश है, जो दो आवेश हम जिन दो आवेश के बीच में अपना स्थिर विद्युत बल निकाल रहे हैं, वो दोनों आवेशों का मान है, और R जो है उनके बीच की दूरी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल क्या होता है, दो चुंबक के बीच में जो बल लगता है उसको चुंबकीय बल बोलते हैं, ठीक है। चुंबक होता है, उसका दो पोल होता है, तो दो चुंबक के दो पोल के बीच में
जो बल लगता है उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। उसका मान क्या होता है 1/4πμ m1m2/r²। अगेन यहाँ म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, जिस माध्यम में चुंबक है उस माध्यम की चुंबकशीलता, ये वेरी करेगा। ठीक है, m1 m2 चुंबकत्व, जो दो पोल है उनका चुंबकत्व होगा, और r दोनों पोल के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां से हमको चुंबकीय बल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको विद्युत चुंबकीय बल भी आपको समझ में आ गया। देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पूरा जो विद्युत आपको चैप्टर आएगा वो सारा लगभग इसी पे आधारित रहेगा, आवेश पे। ठीक है, ये सारी चीजें पे रहेगा, तो इसको समझना जरूरी है ठीक ठाक। ठीक है, नेक्स्ट है क्षीण बल, वीक फोर्स। ठीक है, देखिए हेनरी बेकुरल नाम के एक वैज्ञानिक थे, हेनरी बेकुरल नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि तत्व के जो नाभिक होते हैं उनमें से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। तत्व के जो नाभिक हैं उनमें से जो अदृश्य किरणें निकल रही हैं। अब जैसे कि अब आप नाभिक जो शब्द है वो पहली बार सुने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। फिलहाल तो ये समझ लिए कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु जो है, परमाणु होता है। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है, इसको इस शेप का परमाणु मान लीजिए। ठीक है, क्या हो गया ये परमाणु किसी भी तत्व का। ठीक है, अब परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ठीक, इसको नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब परमाणु के अंदर तीन तरह के कण होते हैं। परमाणु के अंदर तीन तरह के कण होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों तरफ फैले होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों तरफ फैले होते हैं। ये परमाणु का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सारे तत्वों में ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो हेनरी बेकुरल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके नाभिक से कुछ अदृश्य किरणें लगातार निकलती रहती हैं। ठीक है, वो अदृश्य किरणों को और आगे जाके एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि ये किरणें तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, तो जब भी किसी नाभिक से बीटा रेज निकलता है तो उसमें एक न्यूट्रॉन टूटता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में बदलता है। ठीक है ना, ये समीकरण उन्होंने दिया, इसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जब किसी नाभिक से बीटा कण निकलता है तो उसमें एक न्यूट्रॉन टूटता है जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में बदलता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में जो भी आपस की क्रियाएं होती हैं वो जिस बल के कारण होती है उसे ही हम क्षीण बल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो आपस की क्रियाएं होती हैं वो जिस बल के कारण होती हैं उसे हम क्षीण बल बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, क्षीण बल, वीक फोर्स, इसका नाम वीक है, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये वीक होता है। ठीक है, इसका नाम वीक है, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये वीक होता है, क्योंकि ये गुरुत्व बल से 10⁻25 गुना बड़ा होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, गुरुत्व बल से कितना, 10⁻25 गुना स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम वीक फोर्स क्यों है, इसका नाम वीक फोर्स इसलिए है क्योंकि यह स्ट्रांग फोर्स से
वीक होता है। कितना वीक होता है? 10⁻⁻13 गुना। ठीक है, इतने गुना इससे वीक होता है, इसलिए इसका नाम वीक फोर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रांग फोर्स, प्रबल बल। ये क्या होता है? अब आपको हमने बताया कि ये जो नाभिक है इसमें दो तरह के कण होते हैं। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है जिस बल के कारण नाभिक में बने हैं, ठीक है, उसे ही हम स्ट्रांग फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये नाभिक के अंदर ही क्यों है? इलेक्ट्रॉन बाहर है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिक के अंदर है। ठीक है, ये नाभिक के अंदर क्यों है? ये बाहर भी तो निकल सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि एक बल लगा है दोनों के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक बल लगा है, फोर्स लगा है। वही फोर्स जो है स्ट्रांग फोर्स कहलाता है। ठीक है, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स आप समझ गए ना क्लियरली? ठीक है, तो ये फिजिक्स में चार बल जो है मुख्य रूप से जो पूरे फिजिक्स का आधार है। ठीक है, अच्छा, ये जो भी हमने बताया है फॉर्मूले, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगभग एग्जाम में कहीं मतलब आ ही जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर दोबारा से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आशा करेंगे कि नए वर्ष में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, और जो भी हमारा टारगेट है उसको जरूर अचीव करेंगे। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।